अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत हुई। पहले तो ये समाअत मुकर्रर थी 3 रुकनी बेंच में। सुबह अचानक मालूम हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह ज़ाती मसरूफियात की बिना पर दस्तयाब नहीं है, लिहाजा इसकी समाअत 2 रुकनी बेंच ने की। नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपने 4 रोज़ पहले के एक वीलॉग में ये बताया था, अपना तज़किया दिया था कि ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। इसके मुस्तरद होने के इम्कान ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है काबिल ज़िक्र कि इसको सस्टेन किया जाए या एक्सेप्ट किया जाए। ऐसा ही हुआ। आज समाअत हुई मुख्तसर सी 10 से 15 मिनट के लिए। अज़ीम अफरीदी नामी शहरी हैं जो कि एक जज के बरखुरदार भी हैं। उन्होंने चैलेंज किया था और उनका कहना ये था कि ये जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनका तकर्रुर आइनी तौर पर दुरुस्त नहीं है क्योंकि आइन के मुताबिक हाजिर सर्विस जज और हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर मुकर्रर नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस करार दिया कि जो रजिस्ट्रार ने इस पर एतराज़ात लगाए थे वो एतराज़ात दुरुस्त हैं क्योंकि एक आइनी तरमीम थी और आइनी तरमीम के लिए एक आउस्टर क्लास भी मौजूद है कि उसके ख़िलाफ़ समाअत नहीं होगी। और दूसरे ये कि जो मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो ना तो हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट हैं और ना ही हाजिर सर्विस जज हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। और उनका तकर्रुर उनके क्रेडेंशियल्स की बुनियाद पर हुआ है, यानी उनकी दयानतदारी, उनकी कॉम्पिटेंसी, उनकी अहलियत सलाहियत की बुनियाद पर उनको चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। लिहाजा इस दरख्वास्त में कोई ऐसी माकूल बात नहीं है जिसकी बुनियाद पर इसको कबूल किया जाए और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर गैर आइनी या गैर कानूनी करार देकर कालाधन किया जाए। लिहाजा चीफ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात बरकरार रखते हुए कि ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है, आपकी ये दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। नाज़रीन, इस तरह ना सिर्फ जो आज वैसे तो ये एक नॉर्मल सी बात होती है, अगर मौजूदा हालात इस तरफ जो मुहाज़र आई है हुकूमत और चीफ़ इलेक्शन कमीशन के दरमियान शुरू हो चुकी है हालिया दौर में, उसके तनाज़ुर में ये एक बहुत बड़ी ख़बर बन गई है कि जबकि हुकूमत ये दावे कर रही थी बुलंद व बांग कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पार्टी बन चुके हैं, सियासत कर रहे हैं, वो उन्हें चाहिए कि ख़ुद मुस्तफ़ी हो जाएं वरना उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस लाया जाएगा। रेफरेंस किस बुनियाद पर लाया जाएगा उसकी तो कोई बुनियाद हुकूमत के पास है नहीं। एक दरख्वास्त जो आई हुई थी उनके तकर्रुर के ख़िलाफ़ वो ना सिर्फ मुस्तरद कर दी गई है बल्कि इन रिमार्क्स के साथ मुस्तरद की गई है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इंतहाई अहल, काबिल और दयानतदार ब्यूरोक्रेट हैं जिनका तकर्रुर उनके इन्हीं सलाहियतों और ख्वाहिश की बुनियाद पर किया गया। सूरत हाल ये है कि वज़रा के इन बयानात पर जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से EVM पर आयद किए गए एतराज़ात के जवाब में दिए गए थे कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आग लगा दी जाए और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अगर को सियासत करनी है तो मुस्तफ़ी होकर बाहर आ जाएं। उसके तनाज़ुर में सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला इंतहाई अहम है और ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के लिए एक और हौसला अफजा संग मील की भी हैसियत रखता है। वज़रा ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर जो इल्ज़ामात आयद किए हैं और जो उनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उसके क्या नताइज हो सकते हैं ये हम जानते हैं। एडवोकेट कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम की ज़बानी जो ये बता रहे हैं कि इन वज़रा पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ दिए गए बयानात पर कौन कौन सी दफ़ात लगती हैं और क्या क्या लीगल एक्शंस हो सकते हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए एडवोकेट इनामुर रहीम की खुसूसी गुफ्तगू चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर और उनके हवाले से दिए गए बयानात पर। साहब, बयानात आ रहे हैं हुकूमत के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ और वो ये कहा जा रहा है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सियासत कर रहे हैं, अगर उन्हें सियासत करने का शौक़ है तो वो मुस्तफ़ी हों वरना उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भी आ सकता है। कैसे देखते हैं आप इसे?
देखें जी, रेफरेंस भेजना तो गवर्नमेंट का इख्तियार है, गवर्नमेंट किसी के खिलाफ भी भेज सकती है अगर उनके पास कोई ऐसा मटेरियल है। लेकिन ये एक फॉर द सेक ऑफ इट एक एलिगेशन लगा देना किसी इदारे पर, कल को क्या है जी जजेस सियासत कर रहे हैं, तो क्या ये परमिसिबल है? या ये यहाँ तक नहीं है बल्कि उन्होंने एक एलिगेशन और भी लगाया कि वो जनाब अपोजिशन के साथ मिल गए और उन्होंने उनसे पैसे ले लिए और वो करप्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बेशुमार इल्ज़ामात लगाए हैं जिस पर इलेक्शन कमिश्नर ने उनको नोटिस जारी किए। और मैं समझता हूँ ये बड़ा बड़ा ही बेहतर एक्शन उन्हें किया इलेक्शन कमिश्नर ने। उनको तलब करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आप एविडेंस पेश करें मेरे बारे में, मेरी करप्शन के बारे में, जबकि पूरी कौम जानती है वो बड़े डेडिकेटेड और ऑनेस्ट अफसर हैं। और अगर इस तरह आप लाइसेंस दे देंगे किसी बंदे को, दे आर नॉट ऑर्डनरी वर्कर्स। अव्वल तो वो जो मिनिस्टर साहब हैं रेलवे के, उनका अपना डाउटफुल बैकग्राउंड है। भाई आप अगर एलिगेशन लगा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट के ऊपर तो आप सबूत लेकर आइए, और अगर आप सबूत नहीं लाएंगे देन वी रिक्वेस्ट द इलेक्शन कमीशन कि इनके खिलाफ प्रोसीड करें अंडर द लॉ। बिकॉज ये बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे एक साहब ने कराची में ऑनरेबल जस्टिस गुलजार साहब पर इल्ज़ामात लगाए, उनको बुलाया गया, वो साबित नहीं कर सके, वो ही बिहाइंड बार। अगर एक आम आदमी जेल जा सकता है तो ये इनको क्या लाइसेंस है जी गवर्नमेंट अहदेदारों को? एक वफाकी वजीर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है, ही मस्ट बी टेकन टू टास्क आज अगर वो चीफ साबित न कर इलेक्शन सके। कमिश्नर की तकरीर के खिलाफ जो समात थी उसमें जस्टिस समरता बंदयाल ने भी आप वाले ये रिमार्क्स दिए कि उनका तकर्रुर ना तो एज ब्यूरोक्रेट हुआ है ना एज जज, वो रिटायर्ड हैं और उनके क्रेडेंशियल्स इतने स्ट्रॉन्ग थे, ऑनेस्ट और डेडिकेटेड जैसा आपने कहा, उसकी बुनियाद पर उन्हें लगाया गया। तो लेकिन जो मिनिस्टर्स हैं उनका ये कहना है कि हमने तनकीद इदारे पर नहीं शख्सियत पर की है। तो क्या शख्सियत पर तनकीद करने की इनको इजाज़त है? किसी शख्सियत पर भी जब तक वो ओहदे पर है तनकीद नहीं की जा सकती। कल मैं कहूँ जी मैं फ़लाँ जज की ज़ात के ऊपर मैंने तनकीद की है, जबकि जज रिप्रेजेंट कर रहा है एक अदालत को, और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये भी हाई कोर्ट के जज जैसे इख्तियारात रखते हैं, और एक इंतहाई अहम तरीन अदारा है जिस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड कर रहा है। अगर वो बंदा ऐसा है, और दूसरी बात एक और हमें याद रखनी चाहिए कि इनको जो नॉमिनेट किया जाता है वो गवर्नमेंट और अपोजिशन की बामी मशावरत के बाद इनको अपॉइंट किया गया था, और जब उनको अपॉइंट किया गया दोनों की मशावरत के बाद, तो फिर इनको क्या मसला पैदा हो गया जी उनके खिलाफ कि इस तरह के इल्ज़ामात लगाना। और अगर वफाकी वज़रा ने यह भी कहा है, मसला ईवीएम है, उसको मसला ईवीएम है जिस पे वो एतराज़ कर रहे हैं। देखें ना, वो उन्होंने गवर्नमेंट ने एक मशीन इंट्रोड्यूस करवाई कि हम इसके ज़रिए इलेक्शन कराना चाहते हैं, और वो मशीन जो थी और उसके जितने कवायद थे वो पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रखे गए। तो मेजर स्टॉक होल्डर जो हैं इसमें, स्टेक होल्डर जो हैं, वो तो आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। दे हैव 37 ऑब्जेक्शन अबाउट द मशीन, और इलेक्शन कमिश्नर ने कभी भी नहीं कहा कि हम इस मशीन को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा भाई आप इनको सेटिस्फाई करें, हमारे भी कुछ इतराज़ात हैं, हमें तसल्ली कराएं, हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब आप देखें ना, ये एक प्रोपेगेंडा, यूरोप के कितने ममालिक हैं जिसमें इस मशीन का इस्तेमाल हुआ और अल्टीमेटली फेलियर होने पे इसे डिस्कार्ड कर दिया गया। और अब आप दूसरी तरफ आप रोना पीटना आपका ये है कि हमारा ख़जाना खाली है, हमारे पास पैसा नहीं है। आप 150 अरब रुपए उस मशीन पे खर्च करने जा रहे हैं उस कौम के अंदर जहाँ एक आम आदमी को ATM ऑपरेट करना भी नहीं आता, वहाँ आप ये कराने जा रहे हैं कि वो मशीन का इस्तेमाल करें। आप पहले तो लोगों को मुतमईन करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुतमईन करें। यूनानिमसली पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको रिजेक्ट किया है। जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है उसको इंट्रोड्यूस कराने का। वो कहते हैं कि हमने इंडिविजुअल पर, शख्सियत पर तनकीद किया, और उन्होंने आज़म स्वाति साहब ने ये कहा कि आग लगा दो। क्या इस पर रायदा कत्ल का पर्चा दर्ज हो सकता है? ये तो ATA का लाभ बनता है, एंटी टेररिज्म लाज हैं। किसी भी अदारे के बारे में एक आम आदमी भी क्या है कि मैं जी उस अदारे को जाकर आग लगा दूंगा, तो वो अदारा उस पर पर्चा दर्ज करवा सकता है। और ये तो इलेक्शन कमिश्नर और ये कहने वाले भाई साहब हमारे टैक्सों पे पल रहे हैं, वफाकी वजीर हैं, इन्होंने खुद हलफ उठाया हुआ है कि मैं आइन की पासदारी करूंगा और कानून की अमलदारी को यकीनन बनाऊंगा। ये हलफ उठाने के बाद अगर इन्होंने ये कहा है कि मैं जाके इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को आग लगा दूंगा, तो ही इज़ डिस्क्वालीफाइड स्ट्रेट अवे। इनको तो डिस्क्वालीफाई करके जेल भेजना चाहिए, इन पे ATA का पर्चा होना चाहिए। और 3 लॉ इन पे नाफज होते हैं, एक पाकिस्तान PPC जिसके तहत किसी भी सरकारी मुलाजम पे झूठा इल्ज़ाम लगाना, और दूसरे ATA कि कोई ऐसी कार्रवाई करनी या ऐसा बयान देना जिससे मुल्क के अंदर टेररिज्म के चांसेस हों, और तीसरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे के ऊपर आप बग़ैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर आप रोते हैं जी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में। ओ भाई, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आपके बयानात की वजह से है। जब आप ये कहेंगे कि हम अदारों को आगे लगा रहे हैं तो वो तो आपको ग्रे लिस्ट में ही रहने देंगे ना।
और अभी आपने नोट किया होगा कि चंद दिन पहले यूरोपियन यूनियन की जो मिनिस्टर हैं वो भी मिली हैं हमारे आला हुकाम से। उन्होंने भी कहा कि साफ़ियों पर हमले बंद करें और गुमशुदा जो लोग जबरी लापता हैं उनको रिकॉर्ड पर ले आएँ। तो इसका मतलब है ये दो बुनियादी चीज़ें हैं, दो बुनियादी मसले हैं जिसकी वजह से वी आर इन ग्रे लिस्ट। अगर आपको ग्रे लिस्ट से उस मुल्क को निकालना है तो जबरी गुमशुदगियाँ बंद करेंगे, साफ़ियों पर पाबंदियाँ और उनका अगवा और उनको गोलियाँ मारना बंद करेंगे तो आप पाबंदियाँ खुद ही हट जाएंगी। आप पहले सिविलाइज नेशन के तौर पे तो अपने आप को दुनिया में पेश करें ना। अदारों को धमकियाँ जी आप उस देखो रेलवे का वजीर है, उसकी एवरेज है 1 एक्सीडेंट रोज़ाना, हर रोज़ एक आप निकाल के देख लें 1 एक्सीडेंट रोज़ाना होता है। उसने किसी एक एक्सीडेंट में न तो किसी रेलवे स्टेशन को विज़िट किया, न किसी इंजर्ड बंदे को जाके हॉस्पिटल में विज़िट किया जो उसकी नालायकी की वजह से ज़ख्मी हुए। इस बंदे को तो उसी दिन जिस दिन पहला एक्सीडेंट हुआ था इसके टर्नओवर में इसको घर भेजा जाना चाहिए था। यही हाल शेख रशीद साहब का था, वो भी रेलवे मिनिस्टर थे। कितने बड़े बड़े हादसे हुए, उनके कान पे जूं तक नहीं रुकी। उनके दौर में तो जब एक इंक्वायरी ये आई कि इसमें गलती जो वो तबलीगियों की नहीं थी बल्कि स्पार्किंग हुई है बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी में, तो उन्होंने इंक्वायरी वापस भिजवा दी दोबारा करने के लिए। और वो इंक्वायरी आज तक और जितनी इंक्वायरी हुई हैं उनमें से एक इंक्वायरी भी आज तक फाइनलाइज नहीं हुई। जबकि खान साहब ये ऐलान किया करते थे कि असल जब मेरी हुकूमत आएगी और अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ सबसे पहले मिनिस्टर विल रिजाइन। आप बताएं एवरेज है 1 एक्सीडेंट पर डे इन पाकिस्तान। रेलवे का दी वर्स्ट कंडीशन है इस वक्त, और आज तक किसी वजीर ने के माथे पे पसीना ही नहीं आया कि अफसोस ही लोगों से कर सके, जिम्मेदारी कबूल कर ले। शेख रशीद साहब ने तो कैटेगरिकली तबलीगी जमात पे इल्ज़ाम लगाया कि वो नाश्ता बना रहे थे। बाद में पता चले वो तो बड़े डिसिप्लिन है यार, वो तो कोई आग सिगरेट ही नहीं पीते, उन्होंने आग क्या वहाँ जलानी थी। और वो इंक्वायरी वापस चली गई और आज तक उस इंक्वायरी का किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था। बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया जनाब।